हम 100 जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे जो बीपीएससी 72 और टीयर 4 एडीओ जो अन्य एग्जाम है जहां पर जीएस की वरीयता दी जाती है, जहां पर जीएस का क्वेश्चन रहता है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाने वाले साहसी रसोई का नाम क्या था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। इसके प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। इनके द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह था और इनमें जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, इसमें महात्मा गांधी को हत्या करने के लिए एक रसोईया को चुना गया था और कहा गया था कि उनके खाना में जहर मिला देने के लिए। लेकिन ये रसोईया है जो जो क्या करते हैं, ये महात्मा गांधी को बता देते हैं और इस प्रकार से महात्मा गांधी का जान बचा लेते हैं। ये कौन से थे रसोईया? ये थे बतक मियाँ। ये थे बतक मियाँ और इनके द्वारा महात्मा गांधी का जान बचाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर है कि 1937-38 के दौरान बिहार में जमींदारों के खिलाफ बकास्त भूमि की वापसी के लिए चलाए गए उग्र आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो आंदोलन था 1937-38 में, ये बिहार के क्षेत्र में हुआ था और ये जमींदारों के खिलाफ हुआ था। ये कौन सी आंदोलन थी? तो ये बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाई गई थी और इसके प्रमुख नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका प्रमुख नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर, जो पटना में है बांकीपुर, अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो कांग्रेस का 1912 का बांकीपुर यानी कि पटना में जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था जो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता है जो आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था, न कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा, प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा जिसने बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों विचारों की गहराई से प्रेरित था के लेखक कौन है? यानी कि देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? कि इसमें विशेष रूप से जो विषय वस्तु है देशेर कथा में कि जो स्वदेशी आंदोलन के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधि थे उसके बारे में इसमें बताया गया है और इससे क्रांतिकारी है जो काफी प्रभावित थे इस पुस्तक से। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हो जाएंगे सखाराम गणेश देउस्कर थे, जो देशेर कथा नामक पुस्तक लेखक थे। कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर। ये इनका पुस्तक था देशेर कथा। देशेर कथा था किनका? ये था सखाराम गणेश देउस्कर के। चलिए नेक्स्ट देखिए। 5 नंबर, प्राचीन मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य कौन थे जिन्होंने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा गया था? देखिए, हर्यक वंश के जो राजवैद्य थे यानी कि जो बिंबिसार थे उनके राजवैद्य थे। कौन थे? ये थे जीवक। जीवक थे। ये क्या किए थे? अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, उनकी बीमारी हो गई थी और उनको ठीक करने के लिए जो बिंबिसार है वो जीवक को भेजता है राजा प्रद्योत के दरबार में और ये ठीक कर देते हैं। बाद में अवंती के जो राजा है प्रद्योत, उसके बीच में और जो मगध के जो साम्राज्य है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उनके बीच में अच्छा संबंध बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 6 नंबर है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा अपने शासनकाल के सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था? तो आप जानते हैं कि मंत्री परिषद जो अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान क्या? एक मंत्री परिषद था और अष्टप्रधान किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये था शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि अष्ट दिग्गज, तो अष्ट दिग्गज जहां पर पूछा जाएगा वो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। वहां पर अष्ट दिग्गज है वो 8 तेलुगु कवि का समूह था, लेकिन अष्ट प्रधान है ये क्या है? मंत्री परिषद है जो राजा को राजकाज चलाने में सहायता करती थी। तो ये किसके दरबार में था? शिवाजी के दरबार में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर, ब्रिटिश भारत में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली के मुख्य रूप से किस गवर्नर जनरल यानी प्रशासन के कार्यकाल में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार और लागू किया गया था? यानी कि भारत में 3 प्रकार की बंदोबस्त प्रणाली थी, जिसमें एक थी महलबारी, एक था अस्थायी बंदोबस्त, एक था रैयतवारी। तो ये जो महलबारी व्यवस्था है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो महलबारी बंदोबस्त शुरू की गई थी वो किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू की गई थी? तो ये कौन से गवर्नर जनरल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में क्या किया गया था? महलबारी बंदोबस्त है जो मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। ये लगभग 1822 ईस्वी के आसपास में ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व को दबाने के लिए
जगदीशपुर पर अधिकार करने वाला प्रमुख ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन था? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बिहार से बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, तो बिहार में इस विद्रोह को कौन सा अधिकारी है जो दबाया था? तो ये कौन सा अधिकारी है? ये था विसेंट आयर है, जो बिहार में इस 1857 की क्रांति को दबाने में मदद किया था। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? विसेंट आयर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर का हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडिया हाउस जो लंदन में भारतीय क्रांतिकारी का एक प्रमुख केंद्र था, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो इंडियन हाउस है, इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ये शुरू किया गया था। ये हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर है, निम्नलिखित में किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई और राजत्व सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को कठोरता से स्थापित किया था? ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह नीति अपनाई गई थी और राजत्व के सिद्धांत दिया गया था। कहने का मतलब जो ईश्वर है, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा है, यानी कि राजा है जो पृथ्वी पर सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च स्थान रखता है, यानी कि वो क्या है कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ राज्य करने आया है। इसके सिद्धांत कौन दिया था? तो ये दिया था, ये बलबन के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत की गई थी। और रक्त एवं लौ की नीति भी जगह बलबन के द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो के संचालन का श्रेय मुख्य किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसमें खुफिया रेडियो की संचालन है किसके द्वारा किया जाता था? तो ये उषा मेहता के द्वारा रेडियो का संचालन किया गया था। और इस रेडियो पर नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया के द्वारा संचालित मतलब भाषण दिया जाता था। यानी संचालित कर रही थी उषा मेहता, और राम मनोहर लोहिया है जो इस पर नियमित रूप से भाषण देते थे, उस पर रेडियो पर ये संबोधित करते थे। कौन? राम मनोहर लोहिया। चलिए 12 नंबर है कि गुप्त काल में ताम्रलिप्त निम्नलिखित में किस व्यापारिक गतिविधि के लिए सबसे प्रसिद्ध था? ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये था पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। ये गुप्त काल में जो ताम्रलिप्त था, ताम्रलिप्त क्या एक बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर था, और यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया में क्या होती थी? ये व्यापार होता था। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर है कि निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासन काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और उसने चित्रकारी के लिए विशेष कारखाने बनाए थे? तो आप जानते हैं कि किसके शासनकाल में चित्रकला है जो सबसे चरम उत्कर्ष पर था? ये किसके शासनकाल में था? तो जहांगीर के शासनकाल में है जो चित्रकला है जो अपने चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर खुद भी एक पेंटर था, और इसका कहना था कि अगर एक पेंटिंग को 20 पेंटर भी बनाता है तो मैं पहचान लूंगा कि कौन सा अंग, यानी कि शरीर का कौन सा अंग है जो किस पेंटर के द्वारा बनाया गया था। इसके पास इतना नॉलेज था पेंटिंग का। इसी के समय में है जो चित्रकला है जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, और विशेष कारखाना बनवाई गई थी किसके लिए? चित्रखाना के लिए। और याद रखेंगे जो चित्रकला के लिए जो एल्बम होती है, तो आप आजकल भी देखते हैं एल्बम जो होती है चित्रकला के लिए, जो वीडियोग्राफी का एल्बम होता है, फोटोग्राफी का एल्बम होता है, वो एल्बम का भी प्रारंभ जहांगीर के द्वारा ही शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 कह रहा है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन के रूप में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन नेता थे? तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, और इसके प्रमुख नेता थे कौन से थे? फूलन प्रसाद वर्मा थे और जयप्रकाश नारायण है। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दोनों के प्रयत्नों से 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत और नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था? ये चीनी बौद्ध भिक्षु कौन थे? ह्वेनसांग थे। और ह्वेनसांग किसके समय में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इनका आगमन भारत में हुआ था। उस समय हर्षवर्धन है जो भारत में शासन कर रही थी, और ह्वेनसांग है, इनकी पुस्तक है सी यू की, और इन्होंने भारत में भ्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन ये भी किए थे, यानी कि वहाँ का स्टूडेंट भी थे और वहाँ बाद में चलकर ये टीचर भी बने थे। और इन्होंने काफी समय भारत में बिताया, और बौद्ध धर्म के जानने की इच्छा से ये भारत में आते हैं। और हर्षवर्धन के समय में क्या होती है कि प्रयाग में एक विशेष सम्मेलन का यानी कि आयोजन किया जाता है, और उसका अध्यक्षता है ह्वेनसांग के द्वारा किया जाता है, और उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज्ञान दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है कि 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। ये पहला स्टेटमेंट था। ये बात क्या हो जाएंगी? ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगी। इसमें जो शिक्षा था, हायर एजुकेशन था, उसमें इंग्लिश की सिफारिश की गई थी। ये बात क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। ये बात क्या है? सही है। ये भी बात सही हो जाएंगी, यानी कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। तो 1854 का वुड डिस्पैच है, इसको शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, और 1854 वुड डिस्पैच के माध्यम से ही भारत में पहली बार
3 विश्वविद्यालय का स्थापना की गई थी। पहला विश्वविद्यालय कोलकाता था, दूसरा मद्रास था और एक बंबई में, इनकी 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वुड डिस्पैच के आधार पर ही। इसमें ये शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था, इसीलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है जिनकी प्रयासों से 1912 में बिहार एक पृथक प्रांत बना था। तो आधुनिक बिहार के निर्माता किसे जाना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन भारतीय लिपि दाहिने से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। तो ये प्राचीन लिपि कौन सी है जिसे दाहिना से बाएं की ओर लिखा जाता था, ये कौन सा था, ये खरोष्टी लिपि है। ये खरोष्टी लिपि है जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, जबकि ब्राह्मी है जो बाईं से दाईं लिखा जाता था। याद रखेंगे, ब्राह्मी ब से ब्राह्मी, ब से बाईं से दाईं, और खरोष्टी है जो दाईं से बाईं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 19 नंबर कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1632 में किया गया था। वहीं वहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना पटना में 1651 में होता है। यानी कि 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना में स्थापना 1632 में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी। देखिए गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, ये कांग्रेस की बिहार में दूसरी अधिवेशन थी। पहली अधिवेशन है जो 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था, और दूसरी अधिवेशन है जो गया में हुआ था 1922 में, और इसके अध्यक्षता है जो कौन किए थे, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, यानी कि CR दास के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ये कब किया गया था, तो 1929 में किया गया था। कब किया गया था, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस के साथ अन्य कौन क्रांतिकारी शामिल थे। तो खुदीराम बोस के साथ कौन से थे, इसमें प्रफुल्ल चाकी थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में ये घटना का अंजाम दिया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि किंग्सफोर्ड एक जज था, उसकी हत्या करना, लेकिन उसमें बाई मिस्टेक से कैनरी की पत्नी और उसकी बेटी है जो इसमें मारी जाती है, और प्रफुल्ल चाकी है जो आत्महत्या कर लेते हैं, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले किन 2 जिलों में 15 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो नमक कर के विरोध में, यानी कि नमक टैक्स के विरोध में चलाया गया था। उसी के आधार पर पूरे देश में नमक टैक्स का विरोध किया गया, और बिहार में भी इस आंदोलन की प्रारंभ है जो 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। और पूछा जा रहा है सबसे पहले किस 2 जिला में हुई थी, ये कौन सा हो जाएगा, ये चंपारण और सारण हो जाएगा। चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह जो सबसे पहले बिहार में हुआ था। वहीं जैसे बिहार है जो लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पर समुद्र तट नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारे टैक्स का विरोध किया गया था। जैसे बेगूसराय में जो चौकीदारी कर था उसका विरोध किया गया था, क्योंकि वहाँ पर नमक बनाने की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए तो नमक कर के विरोध न करके वहां पर एक सांकेतिक रूप में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था, और इस आंदोलन में शामिल हुआ था। वहीं पटना में कई जगह पर नमक बना करके विरोध किया गया, और बिहार के कई अन्य क्षेत्र में जहां पर नमकीन बालू है उससे नमक बना करके एक सांकेतिक रूप से कि नमक कर का हम विरोध कर रहे हैं, बिहार में विरोध किया गया था। इस प्रकार से नमक सत्याग्रह का जो समर्थन है जो किया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था जहां से दीपावली के रात अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। तो आप जानते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और इसके तहत जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि नजरबंद कर दिया गया था, ताकि जो आंदोलन है वो समाप्त हो जा सके। इसी में जयप्रकाश नारायण को ये पटना के जो हजारीबाग सेंट्रल जेल है यहाँ पर रखा गया था। वही पटना के बांकीपुर जेल है, इसमें राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहाँ पर इन्होंने दीपावली के समय अपने साथियों के साथ यहाँ से जो निकल करके और नेपाल चले जाते हैं, वहां पर जाकर के इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया, और आजाद दस्ता के गठन में क्या भूमिगत रूप से यानी कि छिप करके एक युद्ध पद्धति का अनुसरण करते हुए इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारा गया साइंस का विषय है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसका मुख्य कार्य क्या है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसका मुख्य उपकरण है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, इसके कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। ये कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है जो सौर पैनल है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, सौर पैनल, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देना, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। इसी के लिए हम जो सोलर प्लेट है वो लगाते हैं। सोलर प्लेट का मुख्य कार्य यही होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, सॉरी, जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमारे जरूरत के अनुसार उसका उपयोग किया जा सके, इसीलिए विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिससे हम पंखा, एसी, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक सामान का हम उपकरण का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा गुण, कौन सा जो प्रॉपर्टी है अपरिवर्तित रहती है, यानी कि परिवर्तित नहीं होती है। तो एकमात्र जो प्रॉपर्टी है जो परिवर्तित नहीं होती है कौन सा, फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि आवृत्ति है। जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो नहीं बदलती है, क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बाकी सभी है जो बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 27 नंबर कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक समुदाय में किसने दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो डीएनए है, जो डबल हेलिक्स संरचना होती है, और इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ये वैज्ञानिक थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, यानी कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल का संकल्पना दिया गया था डीएनए के बारे में। जबकि आप जानते हैं कि आरएनए क्या होती है, वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उसका होता है, और आरएनए का सिंगल जो स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसकी खोज है जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। जबकि डीएनए का खोज पूछेगा तो डीएनए के खोज है जो फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, डीएनए का खोज कहेगा तो फ्रेडरिक मीसर, और इसके डबल हेलिक्स जब से स्ट्रक्चर कहा जाएगा तब वाटसन एवं क्रिक के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता, इम्यूनिटी विकसित करने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का निर्माण निम्नलिखित में किस अंग में होता है। तो जो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, जो हमें रोग से, यानी कि किसी प्रकार का रोग होता है उससे लड़ने में मदद करती है। उसका विकास, उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, वो अस्थि मज्जा में होता है। किसका, लिम्फोसाइट का निर्माण, वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, याद रखेंगे। और उसको क्या काम होती है, जो भी जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, यानी कोई भी हमारे शरीर में वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जब एंट्री करती है तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो उससे लड़ती है और हमें रक्षा प्रदान करती है। और एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें वही प्रतिरोधकता क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, जिससे वजह से हमारा शरीर है, यानी कि जो व्यक्ति को एड्स हुआ रहता है उस व्यक्ति का शरीर वो किसी भी प्रकार के जो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया एंट्री करते तो लड़ नहीं पाता है, और उसकी शरीर है जो डैमेज होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पादक प्रोडक्ट के रूप में मुक्त करता है। वह ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है तो क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है पेड़ पौधे के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक तरह से प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को आवश्यक होती है। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है हमें ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये मिलती है कहाँ से, ये पानी के अणु के विखंडन से, पानी के अणु के जो विखंडन होते हैं, इसके विखंडन से क्या प्राप्त होती है, तो CO2 के CO2 का प्रयोग करते हुए, पानी के अणु से CO2 का प्रयोग करते हुए एक तरह से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। ये कौन सी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में होती है। कहाँ से वो यूज करता है, तो पानी के अणु के विखंडन से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर है कि एथिल अल्कोहल को ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल को ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये कौन सा एंजाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा जाइमेज। ये कौन सा हो जाएगा, जाइमेज हो जाएगा, जाइमेज। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है और उष्मा की सुचालक होने के कारण थर्मामीटर में उपयोग किया जाता था। आप जानते हैं कि थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो पारा का उपयोग करते हैं। और ये क्या है, धातु है, ये एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। ये क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। इसका उपयोग थर्मामीटर में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर पर स्थित किसी पिंड के वजन का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी पिंड के वजन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि जब भी पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन गति है जो बढ़ा दी जाएगी तो इक्वेटर पर कोई वस्तु है तो उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए
अल्फा किरणों जो रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित होती है की प्रकृति क्या होती है। आप जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। इसमें पूछा जा रहा है अल्फा के बारे में कि जो रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित होती है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी प्रकृति होती है धनात्मक रूप से आवेशित हीलियम नाभिक होती है। धनात्मक रूप से आवेशित हीलियम नाभिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मौजूद होता है जिसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये कौन सा हो जाता है, ये थायरोक्सिन हो जाएगी। थायरोक्सिन के वजह से थायराइड में सूजन हो जाती है और जो घेघा नाम का रोग हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, वॉशिंग मशीन जो वॉशिंग मशीन है किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन है किस भौतिक सिद्धांत पर काम करती है। तो आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वॉशिंग मशीन है जो अपना काम कर पाती है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सा 36, आधुनिक रसायन शास्त्र मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है कौन है, एंटोनियो लेबोरियज। एंटोनियो लोबेरियज है जो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीव लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी लेस यानी कि लाल रक्त कणिका विहीन, उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केचुआ। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केचुआ। केचुआ है जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ये आरबीसी नहीं पाया जाता है किसमें, केचुआ में नहीं पाया जाता है। पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो पानी आप जानते हैं कि इसकी स्वच्छ जो पानी शुद्ध पानी होती है उसकी पीएच मान कितनी होती है, 7 होती है। यानी कि उदासीन होता है, ये 7 होती है पीएच मान। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं बल्कि विषाणु के कारण होती है। ये कौन सा होता है, देखिए टाइफाइड है जो किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। तपेदिक है जो बैक्टीरिया से होगा। एड्स है किससे, ये वायरस से होगा। हैजा भी किससे है, तो बैक्टीरिया से होता है। इसमें एक ही बीमारी है जो वायरस से होता है, कौन सा है, एड्स है। एड्स में क्या होती है, तो प्रतिरोधक क्षमता जो नष्ट हो जाती है। इसके वजह से कोई भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो या वायरस हमारे शरीर में एंट्री करता है तो उससे लड़ने में असक्षम होती है एड्स के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। किस रसायन का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है ये खाने वाला सोडा है। सोडियम कार्बोनेट है, सॉरी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट दिया है। तो सोडियम कार्बोनेट है जिसे वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा कहा जाता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट है जो खाने वाला सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो खाने वाला सोडा है, जबकि सोडियम कार्बोनेट है जिसे वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा कहा जाता है। और इसी से कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्त के थक्के को जमने से रोकने के लिए रक्त वाहिकाओं में कौन सी प्राकृतिक थक्कारोधी एंटीक्लॉजिंग मौजूद होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि शरीर में कौन सा ऐसा जो रासायनिक प्रवृत्ति है, कौन सा रसायन है जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर थक्का नहीं जम पाता, जबकि जब कटने फटने के बाद जब ब्लड बाहर आती है तो वो थक्का जम जाती है बाहर आने पर। ये कौन सा है, हिपेरिन नामक एक रसायन होती है जो मानव शरीर में होता है। और इसके वजह से क्या होती है कि शरीर के अंदर ब्लड है जो जम नहीं पाता है, जबकि बाहर है जो किसकी वजह से जमता है, तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, थोम्बरिन हो जाएगा, विटामिन के है। इस सब की वजह से जब किसी भी स्थान पर चोट लगने पर या कटने पर क्या ब्लड आती है और फाइब्रोनोजेन, थोम्बरिन, विटामिन के, कैल्शियम, बहुत सारे एलिमेंट्स होती हैं जिसके वजह से हमारा शरीर से ब्लड स्राव जो रुक जाता है, थक्का जम जाती है। जबकि हमारे शरीर के अंदर हिपारिन नामक रसायन होता है जिसके वजह से शरीर का अंदर है जो कभी भी थक्का नहीं जमने देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 42 नंबर है कि निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हो जाएगा, तो चांदी है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस तत्व के समस्थानिक में निम्नलिखित में क्या समान होती है। जब आइसोटोप होगा तो कौन सा जो समान होगा, तो इसमें क्या समान होगा, प्रोटॉन की संख्या है जो समान होगा। प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है जो समान होगा। इसके वजह से कोई भी तत्व के जब एटॉमिक जो नंबर होती है वो समान होती है तो क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा यानी कि समस्थानिक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आएगा बिहार विशेष से संबंधित क्वेश्चन। बिहार से संबंधित अब एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार ने कुल 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में राज्य की प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए सर्वाधिक आवंटित किस विभाग का है। देखिए 2025-26 का यहाँ पूछा गया, ध्यान रखेंगे 26-27 का नहीं है, 2025-26 का है। तो किस विभाग में सबसे ज्यादा खर्च की प्रावधान की गई है, तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग में 2025-26 का बजट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्य पर किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है? यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जा रहा है 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था है सर्वाधिक वृद्धि किस सेक्टर में किया है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि किस सेक्टर में हुआ है? तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 47 नंबर है कि वर्ष 2024 और 25 में बिहार की कुछ नई आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा मिलने के बाद बिहार में कुल रामसर संख्या 5 हो गई है। 2025 में घोषित नवीनतम रामसर स्थल की संख्या कौन सी है? देखिए वर्तमान अनुसार देखिएगा तो बिहार में रामसर साइट की संख्या अब बिहार में कितनी हो गई है? 6 हो गई है। पुराना डेटा के अनुसार 5 था, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब 6 हो गई है। यानी कि ये क्वेश्चन बनाया गया था उसके बाद है जो गोगाबिल झील। गोगाबिल देखिए ये कौन सा हो जाएगा? इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोगाबिल झील। इसका आंसर हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर हो जाएगा। गोकुल जलाशय और उदयपुर हो जाएगा। तो गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में है। और उदयपुर कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन पांच ही इस क्वेश्चन के अनुसार 5 ही आर्द्र भूमि का जिक्र किया गया है, लेकिन छठा आर्द्र भूमि है जो गोगाबिल झील कटिहार का है, उसको शामिल कर दिया गया है। छठा रामसर साइट है जो बिहार का है। कौन सा छठा? तो छठा हो जाएगा गोगाबिल झील। ये कहाँ हो जाएगी? तो कटिहार में है। बिहार में अभी 6 रामसर साइट है। सबसे पहला रामसर साइट था जो बेगूसराय के कांवर झील है, उसको घोषित किया गया था। दूसरे स्थान पर था नागी, तीसरे स्थान पर था नकटी। नागी और नकटी कहाँ पड़ता है? तो जमुई में पड़ता है। और ये 3 हो जाएगा। और चौथा जो है ये गोकुल जलाशय जो बक्सर के है। और पांचवा जो रामसर साइट था वो उदयपुर झील है जो पश्चिम चंपारण में है। और छठा जो आर्द्र भूमि रामसर साइट है बिहार में वो गोगाबिल झील है, वो कहाँ है? कटिहार में है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 7 निश्चय 2.0 योजना 2020 से लेकर 25 तक युवा सशक्तिकरण के लिए युवाओं को स्वरोजगार हेतु अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो 7 निश्चय 2.0 था उसके तहत युवाओं को स्वरोजगार हेतु कितना रुपया देने की बात कही गई थी? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 लाख रुपया। ये कौन कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपया देने की बात है जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो स्वरोजगार के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 49 नंबर नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 21-22 के बीच बिहार में बहुआयामी गरीबी 51.91% से घटकर कितना हो गया है? अब कितना हो गया है? तो अब ये लगभग कितना हो गया है? तो अब हो गया है लगभग 33.76%। यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके अनुसार जो 2015-16 से 2021-22 तक बिहार में जो कुल बहुआयामी गरीबी की संख्या थी यानी कि लगभग 52% थी, 52% से घट करके अब कितना हो गई है? तब 33.5% के आसपास में हो गया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य टाइगर जो सेकेंड रिजर्व है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो सेकेंड टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैमूर में। पहला कहाँ हो जाएगा? तो ये पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। और बिहार में दूसरा जो टाइगर रिजर्व हो जाएगा वो जगह कैमूर में स्थापित करने का प्रोसेस शुरू है। चलिए 51 नंबर है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुमानों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट एसजीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित किया गया है? जो 2024-25 के 9.2% संशोधित अनुमान से काफी कम है। ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.98। ये किसका अनुसार है? ये 2025-26 बजट के अनुसार ये प्रावधान है 2.98। जबकि 2026-27 का बजट है उसके अनुसार 2.99% हो जाएगा। याद रखेंगे 2025-26 में हो जाएगा 2.98, 2026-27 में हो जाएगा 2.99% हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट जो बिहार सरकार का टारगेट है। चलिए 52 नंबर क्या है? बिहार बजट 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई विशिष्ट उपाय घोषित किए गए। निम्नलिखित में कौन सी योजना इस बजट में महिलाओं के लिए प्रस्तावित नहीं है? 2025-26 के लिए पूछ रहा है कि महिला के लिए कौन सा बजट है जो शुरू नहीं किया गया था? ये कौन सा था? ये था महिला के लिए 100% ब्याज मुक्त शिक्षा, क्योंकि ये पहले ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले ही शुरू की जा चुकी है। जबकि गरीब कन्या विवाह मंडप जो सभी पंचायत में विवाह के लिए विवाह भवन बनाया जाएगा 2025-26 के बजट में घोषित किया गया था। महिला हाट पटना में ये 2025-26 के बजट में है। पिंक बस सेवा है जो केवल महिला ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, ये भी 2025-26 के बजट में था। जबकि महिलाओं के लिए 100% ब्याज मुक्त के ऋण जो शिक्षा ऋण थी वो पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 53 नंबर क्या है? 53 नंबर में है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी
फल्गु जिसके तट पर विष्णुपद मंदिर स्थित है, किन दो नदी से के संगम से बनते हैं। यानी कि जो सबसे पवित्र नदी फल्गु है, ये कौन से दो नदी की धारा से मिलकर के फल्गु का निर्माण होता है। ये है लीलांजना और इसे निरंजना कहा जाता है, और मोहना नदी है। ये दोनों के मिलन से बाद में दोनों के जो धारा के मिलती है उसके बाद इसे फल्गु का नाम दिया जाता है। ये दो कौन सा हो जाएगा, लीलांजना हो जाएगा जिसे निरंजना कहा जाता है, और मोहना नदी है। ये दोनों के धारा के मिलने से फल्गु नदी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत राज्य में सर्वाधिक है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, ये पश्चिम चंपारण है, जहां पे एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या प्रतिशत है जो सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 55 कि बिहार में खनिज संपदा के संदर्भ में देश का सर्वाधिक पाइराइट भंडार किस जिले में है। सर्वाधिक पाइराइट कहाँ हो जाएगा, तो सर्वाधिक पाइराइट कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कहाँ, रोहतास में। रोहतास में सबसे ज्यादा पाइराइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण बिहार की नदियां मुख्य रूप से किस पठार से निकलकर गंगा में मिलती हैं। जो दक्षिण बिहार की जो नदियां है जो कहां से निकल करके गंगा में मिलती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से निकल करके, छोटा नागपुर पठार से निकल करके गंगा में मिल जाती हैं। वहीं उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां है जिसका उद्गम स्थान हिमालय पड़ता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में किन 3 स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की गई है। ये भी बजट 2025-26 से क्वेश्चन है, और किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को निर्माण का प्रावधान किया गया है, ये हो जाएगा राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में जो तीन है जो नए नए स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण का प्रावधान है 2025-26 के बजट में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 58 नंबर, 2023-24 के वर्तमान मूल्य करेंट प्राइस पर बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कैपिटल एसजीडीपी कितना अनुमानित किया गया है। ये 2023-24 के अनुसार कहा जा रहा है, तो 2023-24 के अनुसार कितना हो जाएगा, तो 2023-24 के अनुसार हो जाएगा कितना, 66,828 रुपया हो जाएगा। और 2025-26 के बजट के अनुसार देखिएगा एसजीडीपी जो पर कैपिटल एसजीडीपी है वो प्रति व्यक्ति जो उत्पाद एसजीडीपी का है वो लगभग 76,000 के आसपास में है लगभग ये, लेकिन 2023-24 में कितना था, तो हो जाएगा 66,000। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील और बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल किस जिले में स्थित है। कांवरताल कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बेगूसराय में। बेगूसराय में कांवरताल स्थित है जो बिहार का पहला रामसर साइट था। चलिए नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत बिहार सरकार राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु बोरिंग मोटर पंप लगाने के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान कर रही है। ये बिहार सरकार की एक योजना है जिसमें सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी दी जा रही है, ये दी जा रही है कितनी, 50 से लेकर के 80% तक बिहार सरकार के द्वारा सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है। इसके तहत 50% से लेकर के 80% का इसके आंसर 50% से लेकर के 80% तक सब्सिडी की सुविधा प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करके राज्य को प्रदूषण मुक्त, पॉल्यूशन फ्री बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। तो किस वर्ष तक रखा है, तो हो जाएगा 2040 तक बिहार सरकार है जो प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है बिहार को। कब तक, 2040 तक। वहीं भारत सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट कब है, 2070 हो जाएगा। भारत सरकार का टारगेट है 2070, वहीं हो जाएगा बिहार सरकार का 2040। बिहार में मखाना, लीची, मशरूम के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो मखाना, लीची और मशरूम उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक यानी कि करंट अफेयर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट का आयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के सुरक्षित उपयोग और वैश्विक मानकों पर चर्चा के लिए किस शहर में किया गया था। 2025 का जो एआई समिट है वो कहाँ किया गया था, ये किया गया था पेरिस में किया गया था। और ये पेरिस में किया गया था, पेरिस के जो प्रधानमंत्री थे फ्रांस के, उसके अध्यक्षता किया गया था, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी उपाध्यक्षता की गई थी। लेकिन फरवरी 2026 में देखिएगा एआई समिट है जो भारत में हुआ था और भारत इसका अध्यक्षता किया है। वहीं एआई समिट पहली बार कहाँ किया गया था, तो पहली बार किया गया था इंग्लैंड के एक शहर है ब्लेचले, वहां पर सबसे पहली बार की गई थी। दूसरी बार की गई थी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया में किया गया था, सियोल, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहां पर दूसरी एआई समिट हुआ था। और तीसरी एआई समिट हो जाएगा पेरिस यानी कि फ्रांस में किया गया था। और चौथी एआई समिट है जो भारत में 2026 में आयोजन किया गया था। चलिए 64 है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया लेखिका हान कान को प्रदान किया गया था। उसके किस बहुचर्चित उपन्यास को 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये कौन सी है,
कौन सा पुस्तक है? ये पुस्तक है द वेजिटेरियन नामक पुस्तक है, जिसे 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और 2024 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। किसे? दक्षिण कोरिया की लेखिका है, कौन सी? हांगकांग। चलिए नेक्स्ट देखिए 65। ऑपरेशन मेरी सहेली निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा महिला यात्री को सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है? ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी 3 पूर्वी नदियां भारत को पूर्ण उपयोग के लिए आवंटित की गई है? तो सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके जो मध्यस्थता है, जो मीडिएटर था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था और इसमें 3 नदी है जो पूर्ण रूप से इसका उपयोग भारत सरकार करेगी और 3 नदी का उपयोग है जो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें कौन सी भारत के द्वारा है? रावी, ब्यास और सतलज है। रावी, ब्यास, सतलज है जिसका अधिकांश जल का उपयोग है जो भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं जो सिंधु, चिनाब और झेलम है, इसकी जो अधिकांश जल का उपयोग है तो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि यूएनडीपी को मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1990 के 58.6 वर्ष से बढ़कर कितनी हो गई है? ये कितनी हो गई है? ये हो गई लगभग 72 वर्ष हो गई है। ये हो गई है 72 वर्ष। देखिए यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा जो एक मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है, इसका प्रारंभ 1990 में किया गया था। यूएनडीपी के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक एचडीआई जारी किया जाता है। तो 1990 में जब जारी किया गया था तो देखिए इसका 3 आधार होता है एचडीआई का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 3 आधार होता है। शिक्षा होती है एक आधार, दूसरा आधार है पर कैपिटल इनकम यानी कि किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कितना है, और तीसरा होता है जीवन प्रत्याशा यानी कि कोई व्यक्ति है जो कितना समय तक जीवित रह पाता है। तो भारत में 1990 में जब शुरू हुआ था एचडीआई उस समय भारत में जो जीवन प्रत्याशा था 58.6% था, जो बढ़ करके अब कितना हो गया है, यानी कि 72 वर्ष हो गई है। यानी कि एक व्यक्ति का औसत आयु है जो 72 वर्ष हो गई है। इसका मतलब है कि भारत में मेडिकल फैसिलिटी है जो काफी अच्छा है, इसके वजह से जीवन प्रत्याशा है जो बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्या कह रहा है कि आर्कटिका एम उपग्रह जो आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है, किस देश का पहला उपग्रह है? किस देश का ये पहला उपग्रह है? तो ये हो जाएगा रसिया का। किस देश का पहला उपग्रह है? तो ये रसिया का हो जाएगा। चलिए 69 नंबर, COP28 दुबई में विश्व नेताओं द्वारा किस ऐतिहासिक कोष के संचालन को मंजूरी दी गई थी जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देश में होने वाले नुकसान की भरपाई करना है? देखिए जो COP28 दुबई में हुआ था उसमें एक ऐतिहासिक फंड की घोषणा की गई थी। ये फंड कौन सा था? लॉस एंड डैमेज फंड। इसमें कहा गया था कि लॉस एंड डैमेज फंड है, जो विकसित देश है जो अधिक रुपया देगा और विकासशील देश है इसमें कम डोनेशन देंगे, और जहां पर ज्यादा पर्यावरण की लॉस हुई वहां पर सबको मिलकर के भरपाई करनी है। यानी कहने का मतलब था कि विकसित देश है जो अधिक औद्योगिकरण किया है, अधिक पर्यावरण को लॉस किया, जिसके वजह से विकसित देश है जिसे अधिक पैसा देने की आवश्यकता है, जबकि विकासशील है जो कम पर्यावरण का नुकसान किया, इसीलिए इस फंड में उसे कम पैसा देने की आवश्यक है, लेकिन अमेरिका है जो इस फंड को मानने से इनकार कर दिया था। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्यूआर आधारित प्रमाण पत्र देना कि किस बच्चे को, किस गर्भवती महिला को कितना टीकाकरण हुआ है, इसके बारे में जानकारी देना यूविन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। आइए 71 नंबर कि 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया किस फिल्म का शीर्षक क्या है? यानी कि पायल कपाड़िया के द्वारा किस फिल्म का डायरेक्टर ये थी, ये कौन सा हो जाएगा? ऑल इन इमेज ए लाइट, ऑल वी इमेज एज लाइट, ये किसके द्वारा है? पायल कपाड़िया के द्वारा निर्देशित फिल्म है। 72 नंबर है कि ब्रिक्स 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान समूह में नए सदस्य को शामिल करने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में कौन सा 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य नहीं बना है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य नहीं बना है। अब जानते हैं कि ब्रिक्स में जो पहले 5 सदस्य थे उसके बाद 5 सदस्य नए जोड़े गए हैं, टोटल 10 सदस्य हो जाएगा। ब्रिक्स में सबसे नवीनतम सदस्य कौन हो जाएगा? तो इंडोनेशिया सबसे नवीनतम सदस्य है। आइए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का मुख्य विषय क्या है? करंट अफेयर बहुत पुराना है लेकिन देख लेते हैं। इसका जो थीम था वो क्या था? ये थीम था अंतर्राष्ट्रीय और जलवायु परिवर्तन। जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह था 2024 का, उसमें इसका थीम था अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। 74 हाल ही में किस देश के संसद ने सहज भाषा अधिनियम पारित किया है जो सरकारी अधिकारियों
को अधिकार दस्तावेज में सरल अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने का निर्देश देता है। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। ये कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए 24 में क्या कर रहा है, 74 में क्या कर 75 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित मियाजाकी हायाओ का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा किससे? जापानी एनिमेशन फिल्म। जापानी एनिमेशन फिल्म हो जाएगा। जापानी एनिमेशन फिल्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 76 नंबर कि हाल ही में 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें बाद में इस्तीफा दे दिया था। ये कौन थे? ये थे गैब्रियल अटल थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। 2024 का ही करंट अफेयर है। आइए लिस्बन घोषणा जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही, किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा का संबंध है, ये कौन सा हो जाएगा? महासागर के संरक्षण से इसका संबंध है। लिस्बन है जो पुर्तगाल की राजधानी है और इसमें घोषणा किया गया था एक सम्मेलन के दौरान, जिसमें इसका उद्देश्य था कि महासागर को संरक्षण प्रदान किया जाए। आइए 78 नंबर कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? तो ये गिरिराज सिंह के द्वारा, गिरिराज सिंह को जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स से नियुक्त किया गया था। ये बिहार के बेगूसराय जो संसदीय क्षेत्र है वहां से सांसद है। चलिए अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन है कि अल नीनो जलधारा जो वैश्विक जलवायु और भारतीय मानसून को गहराई से प्रभावित करती है, निम्नलिखित में किस महासागर में उत्पन्न होती है? ये अल नीनो है, ये धारा कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये होती है प्रशांत महासागर में, यानी कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में अल नीनो और ला नीनो दोनों प्रकार की धाराएं हैं जो उत्पन्न होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन है 80 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हार्मुज जल डमरू है जो हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा? हार्मुज जल डमरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 81 नंबर है कि पैंजिया महाद्वीप के विखंडन के परिणाम स्वरूप बने दक्षिणी महाद्वीपीय भूखंड को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड है और गोंडवाना लैंड है और लॉरेशिया, ये दोनों के बीच में क्या हुआ था? टक्कर हुआ था, जिसके वजह से बीच में जो तिथि सागर थी उसके मलबा उठ करके आज विशाल जो हिमालय का रूप धारण किया है। उस समय जो पैंथालासा था वो आज के प्रशांत महासागर के रूप में देखा जा सकता है। जो गोंडवाना लैंड है उसमें आज का अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जबकि आप ऊपरी जो क्षेत्र देखेंगे जिसमें यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा और ये सब जो क्षेत्र किसका है? वो लॉरेशिया का हिस्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 82 नंबर कि भारत की क्षेत्रीय जल सीमा तट रेखा से समुद्र की ओर कितनी दूर तक विस्तृत होती है? ये कितनी दूर तक विस्तृत होती है? क्षेत्रीय जल सीमा होती है जो 12 नॉटिकल मील तक होता है, 12 नॉटिकल मील तक क्षेत्रीय सीमा होती है, जबकि EEZ है जो 200 नॉटिकल मील होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 83 नंबर कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी दो टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये हिमालय का निर्माण है जो यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हुई थी और बीच में जो तिथि सागर था उसका मलबा है जो आज हिमालय के रूप में हमें देखने को मिलता है। आइए 84 नंबर कि करेवा हिमनद निक्षेप है जो भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और जाफरान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जाफरान की खेती के लिए, यानी कि जाफरान किसको बोलते हैं? तो केसर को जाफरान कहा जाता है और ये कहाँ पर है? करेवा मिट्टी है जो कश्मीर में है। करेवा मिट्टी पर जाफरान यानी कि केसर की खेती बहुतायत मात्रा में किया जाता है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा है जो केसर है जो जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता है। आइए 85 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड माजुली भारत के किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? तो विश्व के सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसका नाम क्या है? तो माजुली द्वीप हो जाएगा। आइए 86 नंबर कोयला भंडार के दृष्टिकोण से भारत की सबसे समृद्ध नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है? सबसे पहले तो रूर जान लीजिए, रूर है जो जर्मनी में है कोयला उत्पादन के लिए, ये औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर कोयला का उत्पादन बहुत पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। तो उसी के आधार पर जहाँ पर भारत में इसको रूर की संज्ञा दी गई है और ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी कौन सी नदी घाटी है? तो दामोदर नदी घाटी है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, जबकि रूर ओरिजिनल में कहाँ है? ये जर्मनी में है। 87 नंबर
कि क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। देखिए क्षोभ मंडल है जो वायु सीमा की सबसे पहली परत है, यानी कि सबसे पहली परत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन गलत है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, नहीं भाई घटती है। सभी प्रमुख मौसम घटनाएं इसी परत में घटती है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जबकि ओजोन परत है किसमें पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार का अधिकांश हिस्सा किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो बिहार का और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है CWG के अंतर्गत रखा गया था, इनके शुष्क शीत ऋतु वाले मानसून प्रकार। चलिए अब राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, इंडियन है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची निम्नलिखित में किस विशिष्ट समूह के लोगों के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल जो संविधान थे वहां पर मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची था। बाद में संशोधन किया गया और वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची वर्तमान में है। तो उसमें 5वीं अनुसूची है जो विशेष समूह के प्रशासन से संबंधित है। इसमें कौन से विशेष समूह है, ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसके प्रशासन का जिक्र किया गया है। किसमें किया गया है, ये किया गया है 5वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 90 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समता का सिद्धांत किस देश के संविधान में विधित दर्शन से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता है, इक्विलिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं इसी अनुच्छेद में 2 दर्शन है, एक है विधि के समक्ष समानता, एक है विधि के समक्ष संरक्षण है, विधि का समान संरक्षण है। तो विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है, जबकि विधि के समक्ष समता है जो ब्रिटेन से। याद रखेंगे, विधि के समक्ष समता है ब्रिटेन से और विधि के समान संरक्षण है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर लीजिए विचार। कह रहा है, पहला इसका स्टेटमेंट है कि इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसने संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, ये बात क्या है, सही है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। इसके लिए स्वांसिंग समिति का गठन किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जोड़ा था, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1, 2, 3 सभी सही है। आइए 92 नंबर है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। आप जानते हैं कि पंचायत और नगर जो पालिका होती है उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है जो 21 वर्ष है, यानी कि 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति है जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ सकता है। वहीं विधायक के चुनाव लड़ने के लिए यानी कि विधानसभा सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्य विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है जो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस ऐतिहासिक निर्णय में पहली बार स्थापित किया कि संसद संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का उत्पादन ही हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के जजमेंट आया था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का यानी कि मूल ढांचे का प्रतिपादन किया गया था और इसमें कहा गया था कि संविधान में जो मूल ढांचा है उसको संसद संशोधित करके नहीं हटा सकती है। ये कौन सा हो जाएगा, अब मूल ढांचा कौन कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि हम समय समय पर डिफाइंड करेंगे कि मूल ढांचा क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए 94 नंबर, यदि भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 की घोषणा की जाती है तो इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए भारत में 3 प्रकार की आपातकाल की चर्चा की गई है और इसकी चर्चा है जो संविधान के भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है जो भारत की संसद कर सकती है। जब ये 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो क्या हो जाएगा पूछा जा रहा है, राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया जाएगा। ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। राज्य में धन विधेयक जो मनी विल है को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। ये बात क्या है, सही है कि किस प्रकार से खर्चा होगी ये राष्ट्रपति इस पर तय करेंगे, डिसीजन राष्ट्रपति लेंगे, ये आरक्षित हो जाता है ऑटोमेटिक।
जब 360 लागू होता है तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। नहीं भाई, सभी कर्मचारी जो होते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है, अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो उनके वेतन को भी काटा जा सकता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो PLI स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो उत्पादन है उसको संबद्ध करना, उसको प्रोत्साहन देना, यानी कि घरेलू विनिर्माण को, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना, और जो आयात होती है उसकी निर्भरता को कम करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तु का उत्पादन हम भारत में करें और इसका उपयोग करें, जिसके वजह से क्या होगी, आयात पर हमें निर्भरता कम रहनी पड़ेगी। किसी मुद्रास्फीति, किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन, किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, देखिए स्टैगफ्लेशन का सिंपल सी अर्थ होता है, क्या होती है, जब अधिक महंगाई हो, साथ ही साथ बेरोजगारी अधिक हो, और उसके साथ क्या है कि आर्थिक समृद्धि कम होने लगे, तो इस स्थिति को अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आंसर, यानी कि मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक ठहराव और उच्च बेरोजगारी दर हो जाती है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 97 कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्टिव प्राइस MSP की सिफारिश निम्नलिखित में किस निकाय के द्वारा की जाती है। तो MSP है जो साल में 2 बार जारी किया जाता है, एक रबी फसल के लिए, एक खरीफ फसल के लिए। ये बुआई जब होती है रबी फसल या खरीफ फसल, उससे पहले MSP जारी की जाती है। सरकार है जो किसान को आश्वासन देती है कि आपका प्रोडक्ट जो आप उत्पादन करेंगे उसको न्यूनतम इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या होती है, किसान है जो किसी भी चीज को बुआई करने से हिचकिचाती नहीं है, कि उसको ये लगता है कि भैया नहीं कुछ मार्केट में बिकेगा तब मिनिमम इतना रुपया में तो बिकेगा ही बिकेगा। तो इसके सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ये सिफारिश की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा और आत्मनिर्भर का मुख्य उद्देश्य के रूप में अपनाया गया था। गरीबी हटाओ का नारा है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था। किस समय, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हो जाएगा। आइए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते, कोडिंग करना था तो इसका आंसर था कौन सा, इसका आंसर ये था। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इस प्रकार से आज का जो हमारा 100 क्वेश्चन का ये डिस्कशन था समाप्त हुआ। ये विशेष रूप से जो BPSC 72 है, ADO एग्जाम है, और टियर 4 में जो GS का प्रश्न आएगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अन्य भी जो एग्जाम है जैसे बिहार पुलिस हो, दरोगा है, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये 100 क्वेश्चन का ये सेट है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और बार बार देखेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।